एक बच्ची गायघाट शेल्टर होम से बाहर निकलती है। उसके बाद से तमाम दावे करती है कि उसके साथ बहुत सारे गलत जो काम है वो करवाए जाते हैं उससे। जिस शेल्टर होम की चर्चा हो रही है उस शेल्टर होम में लगभग 300 से 400 बच्चियां फंसी हुई हैं। इन तमाम प्रक्रिया पे लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट को आज हाईकोर्ट ने सीधे सिरे से नकार दिया है और कहा है कि जो समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट दिया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि 7 फरवरी को हाईकोर्ट में उनको तमाम चीज़ों को पेश करना है। हमारे साथ अमिताभ सर हैं जो कि 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? शुरुआत वहीं से करेंगे। आपने राज्यपाल को एक लेटर लिखा है, क्या है लेटर में? जी, राज्यपाल को मैंने ये चिट्ठी लिखी है कि ये जो शेल्टर होम है गायघाट का मामला, यहाँ से लड़कियों को बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों को सप्लाई किया जाता रहा है। और मैंने राज्यपाल महोदय को यह भी याद दिलाया है कि किस तरह मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की भी लिपापोती की कोशिश की गई थी और बाद में समाज कल्याण मंत्री को उसमें इस्तीफा देना पड़ा था। और राज्यपाल से मैंने कहा है कि इसमें सीबीआई जांच करवाई जाए। यही संक्षेप में राज्यपाल को मेरा लिखा पत्र ये है। जो आपने दावा किया है कि कई मंत्रियों के पास भेजा जाता है वहां से लड़कियों को, थोड़ा सा कहना ऑड है लेकिन कहना पड़ रहा है, तो कैसे ये दावा कैसे कर रहे हैं आप? मुझसे कुछ लड़कियों ने एक्चुअली ये बात कही है ना। और मैं अभी सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। जब मेरे पास पर्याप्त सबूत हो जाएंगे तो मैं एफिडेविट करके, हलफनामा करके, मैं मुझे उम्मीद है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो जाएगी आज न कल, तो मैं एफिडेविट करके, हलफनामा करके सीबीआई को उनके नाम बताऊंगा। काफी लंबे समय तक आपने सेवा दिया है और तमाम चीजों को अंदर रह के समझा है। जब एक बच्ची बाहर आके तमाम दावे करती है उसके बाद से महिला विकास मंच जो कि डीएम साहब के पास जाती हैं, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। हालांकि उस पे कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है, न थाने में एफआईआर दर्ज होता है न डीएम साहब उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कैसे देखते हैं सिस्टम ये क्या कर रहा है? अरे, सिस्टम तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। मुझे तो ये बताया गया कि जिलाधिकारी किसी पीड़िता जो थी उस पीड़िता से मिलने के लिए नहीं तैयार हुए। तो जब पटना के जिलाधिकारी महोदय जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता बन के काम करेंगे तो आप समझिए कि व्यवस्था कहाँ से कहाँ चली गई है ना। यदि कोई सत्ताधारी दल का माननीय विधायक पहुंच जाते तो यही जिलाधिकारी महोदय उनके सामने भरतनाट्यम करने लगते। लेकिन यदि एक पीड़िता गई है तो इनको पास मिलने को फुर्सत नहीं है। तो ये तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एफआईआर नहीं किया गया जो कि एक रूटीन मैटर है। थाने एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। गांधी मैदान थाना का कहना है कि बहादुरपुर थाना का मामला है, बहादुरपुर थाना का कहना है कि महिला थाना का मामला है। तो इस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया और लग रहा है कि एकदम लीपा पोती के लिए पूरी ताकत झोंक दी है सरकार ने। आप जिस तरह से कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि परीक्षा देने से पहले इस बात को कहा जाता है कि हम लोगों के लिए आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, लेकिन बनने के बाद अधिकतर जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं अलग अलग विभाग में, वो सीधे सरकार की तरफ चले जाते हैं, सरकार के लिए काम करने लगते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना। कोई भी सरकारी अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उससे उम्मीद की जाती है कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखे। लेकिन अधिकारी लोग मुख्यमंत्री के प्रति या जो भी राजनेता पावर में है उसके प्रति निष्ठा रखने लगते हैं, जिससे उनका समय पर प्रमोशन होता रहे, की पोस्टिंग मिलती रहे। जब रिटायर कर जाएं तो सेवा विस्तार मिल जाए, जब सेवा विस्तार भी ख़त्म हो जाए तो मुख्यमंत्री के सलाहकार बन जाएं, जब वो भी ख़त्म हो जाए तो राज्यसभा पहुंच जाएं, जब वो भी ख़त्म हो जाए तो केंद्रीय इस्पात मंत्री बन जाएं। तो इस तरह का एक लगातार, मतलब लालच का चूंकि कोई अंत नहीं है, तो लगातार इस तरह का लालच उनको धकेलते रहता है और गर्त में चले जाता है। समाज कल्याण विभाग के रिपोर्ट पे उच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है आपको कि 13 कैमरों की का जिक्र करना और हाईकोर्ट की तरफ से ये कहना कि वो कैमरे बंद थे, इस पे क्या समाज कल्याण विभाग के जितने अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हुई क्या? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई तो होता क्या है सरकार में कि कार्रवाई जब भी होती है तो बलि का बकरा खोजा जाता है, या फिर वैसे व्यक्ति को खोजा जाता है जो सरकारी जाति से ताल्लुक़ नहीं रखता हो, मतलब जो मुख्यमंत्री का वोट बैंक है उससे बाहर की चीज़ हो। ये सब सरकार में होता है। तो जब मेरा मानना है कि जब भी कार्रवाई होनी चाहिए तो एकदम ऊपर से शुरू होनी चाहिए। यदि समाज कल्याण विभाग में चूक हुई है तो सबसे पहले प्रधान सचिव पर एक्शन होना चाहिए, है ना। आप उसके आदेश पालक और चपरासी को निलंबित कर दीजिएगा तो उससे मामला नहीं होगा। और समाज कल्याण विभाग में तो बहुत बड़ी चूक हुई है इस मामले में। कायदे से तो इसमें प्रधान सचिव से लेकर सब पर विभागीय कार्यवाही होनी चाहिए।
क्योंकि मजाक नहीं है कि एक सेक्स स्कैंडल चल रहा है, यौन उत्पीड़न का मामला है, एक लड़की रो रो के कह रही है और आप उजागर करने के बजाय, जांच करने के बजाय आप लीपापोती कर रहे हैं। किसी अधिकारी का कैसे इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है? अब मनोबल तो बढ़ता है कि अब वो सत्ता संपोषित अपराधी रहता है, सत्ता संरक्षित अपराधी अधिकारी रहता है। बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं, उनका उसूल रहता है कि खाओ और खिलाओ, है ना, ये मूल मंत्र पर चलते हैं, तो खुद लूटते भी हैं, है ना, नेताओं को उसका हिस्सा भी देते हैं, तो इसलिए मनोबल काफ़ी ऊंचा रहता है। कहा जा रहा है कि ये पार्ट 2 की बातचीत की जा रही है, लेकिन 5 ऐसे कांड हैं, कई ऐसे शेल्टर होम हैं जिनको पहले बंद कराया गया है, लेकिन उनके जो दोषी हैं उन पे कभी भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये लगातार दोहराया जा रहा है। नहीं, वही बात है ना, यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री को जो घोटालेबाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अब मेवालाल चौधरी को देखिए, जब ये कुलपति था तो इसने नियुक्तियाँ में बहुत धांधली की थी, उसके बाद चांसलर के आदेश पर FIR किया गया, लेकिन मेवालाल चौधरी इतने प्रिय थे नीतीश कुमार को कि उन्होंने उनको टिकट दिया, माननीय विधायक बनाया, उस पर भी नहीं संतोष हुआ तो माननीय शिक्षा मंत्री बना दिया। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको घोटालेबाजों से कुछ अतिरिक्त प्रेम है, तो इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को वो करीब लाते हैं और ये लोग बिहार को मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी सफलता हम हासिल कर पाएंगे इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इसको रोकने के लिए? सफलता तो हासिल हो ही सकती है यदि न्यायपालिका सख्ती करे, यदि मीडिया चौकस रहे, और जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारा नागरिक समाज है, यदि सिविल सोसाइटी के लोग सतर्क रहें और जागरूक रहें तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी। बड़े बड़े माफिया लोगों का इलाज हुआ है, आप इतिहास में देखें तो आगे भी इलाज होगा। अमिताभ सर ये दावा कर रहे हैं कि जब पुख्ता सबूत और कुछ मिल जाएंगे तो एफिडेविट के साथ आप एडमिट करेंगे। अमिताभ सर पे कोई दबाव बनाएगा तो फिर अमिताभ सर इस चीज़ों को छोड़ देंगे? अरे दबाव वाला मैं रहता ना तो समय से पहले रिटायर नहीं किया जाता है ना। मेरे बहुत सारे जंबाज बैचमेट सब अभी ADG हैं, कोई पुलिस कमिश्नर है, कोई कहीं पर है। तो दबाव वाला मैं आर्मी रहता ना तो समय के पहले रिटायर नहीं किया जाता। मैंने दबाव में आना, खौफ खाना सीखा ही नहीं है ना। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। चलिए, हमारे साथ अमिताभ सर थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनकी चर्चा लगातार होती रहती है बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए। इस मुद्दे पे महामहिम के पास इन्होंने लेटर लिखा है और तमाम दावे किए हैं जो कि आप पहले ही सुन चुके हैं। लगातार हम इस कड़ी से जुड़े तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ चूक हो रही है। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि 7 फरवरी को समाज कल्याण विभाग की तरफ से तमाम रिपोर्ट्स देने हैं कि आखिरकार उन्होंने कौन कौन सा स्टेप लिया है। अब देखना होगा कि 7 फरवरी को क्या कुछ सामने आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।